कभी कोई उर्दू का फिक्रा पढ़कर या सुनकर ऐसा लगा है कि बात कुछ अधूरी रह गई? आज हम उर्दू ग्रामर के इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों कुछ जुमले नामुकम्मल महसूस होते हैं। चलें शुरू करते हैं। ज़रा इस फिक्रे पर गौर करें। एक खूबसूरत शहर, इसे सुनते ही जहन में फ़ौरन सवाल आता है, भाई कौन सा शहर, या उस शहर का क्या हुआ? बात बीच में ही लटकती हुई महसूस होती है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और उर्दू ज़बान की एक बहुत ही अहम साख्त को समझेंगे। तो इस अधूरेपन का जो जवाब है ना, वो एक लफ्ज़ में छुपा है, मुरक्कब। हर अधूरा फिक्रा दरअसल ग्रामर की ज़बान में एक मुरक्कब होता है। तो आखिर ये मुरक्कब है क्या भला? देखें, जब दो या दो से ज्यादा लफ्ज मिलकर एक टीम की तरह काम करें, एक इकाई बन जाएं, तो उसे मुरक्कब कहते हैं। जैसे बादशाह का सलाम या मीनार पाकिस्तान। यहाँ ये अल्फाज अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही ख्याल को पेश कर रहे हैं। यही हमारी आज की गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ है मीठा पानी, बस बात ख़त्म, ये एक अधूरा मुरक्कब है। दूसरी तरफ है बच्चे ने मीठा पानी पिया, यहाँ बात पूरी तरह समझ आ रही है। पहले वाले को हम कहते हैं मुरक्कब नाक़िस यानी नामुकम्मल, और दूसरे को कहते हैं मुरक्कब ताम यानी एक मुकम्मल जुमला। इसे समझने का एक और आसान तरीका है। सोचें कि एक नामुकम्मल फिक्रा यानी मुरक्कब नाक़िस एक अकेली ईंट की तरह है। इसका वजूद तो है, लेकिन वो कोई इमारत नहीं, जबकि एक मुकम्मल जुमला यानी मुरक्कब ताम इन्हीं ईंटों से बनी एक पूरी इमारत है, जिसका एक वाज़ेह मतलब है। तो ये जो अधूरे फिक्रे हैं ना, जिन्हें हम मुरक्कब नाक़िस कहते हैं, ये ऐसे ही नहीं होते, इनकी बाकायदा किस्में हैं। आज हम इनकी 4 सबसे अहम अक़साम को मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहली किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी। इसमें एक सिफ़्त यानी किसी की खूबी या खामी और एक इस्म यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम एक साथ आते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं लेकिन बात फिर भी अधूरी रहती है, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। मिसाल के तौर पर बड़ा घर, अच्छा तो उस बड़े घर का क्या हुआ? या फिर हमारी सबसे पहली मिसाल खूबसूरत शहर। इन दोनों मिसालों में एक सिफ़्त है यानी बड़ा और खूबसूरत, और एक इस्म है यानी घर और शहर, लेकिन ये मुकम्मल जुमले नहीं हैं। अच्छा, दूसरी किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी। यहाँ दो इस्म यानी दो नाम आपस में का, की, के जैसे ताल्लुक को जाहिर करते हैं, लेकिन जुमला फिर भी अधूरा ही रहता है। इसमें अक्सर पहले लफ्ज़ के नीचे एक छोटी सी ज़ेर जे का इस्तेमाल होता है। मसलन किताब उर्दू यानी उर्दू की किताब, या शहर कराची यानी कराची का शहर। ये दोनों फिक्रे दो इसमों को जोड़ तो रहे हैं, लेकिन बात मुकम्मल करने के लिए इन्हें मज़ीद अल्फाज की ज़रूरत है। भाई किताब उर्दू का क्या, खरीदी, पढ़ी या गुम हो गई? तीसरी किस्म है मुरक्कब अददी। ये तो बहुत सीधी सादी है। जब किसी फिक्रे में कोई अदद यानी नंबर तो शामिल हो, लेकिन ये ना बताया जाए कि वो अदद किस चीज़ के लिए है, तो वो मुरक्कब अददी कहलाता है। ये अपने आप में अधूरा होता है। जैसे कोई कहे 50,000, पहला सवाल जहन में क्या आएगा? यही ना कि भाई 50,000 क्या, रुपए, लोग या कुछ और? या फिर 2 दर्जन, 2 दर्जन क्या, केले, अंडे? जब तक ये वाज़ेह ना हो, ये एक नामुकम्मल मुरक्कब ही रहेगा। और चौथी किस्म है मुरक्कब बयानी। ये किसी शख्स या चीज़ की अंदरूनी खूबी या किरदार की एक झलक दिखाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये खूबी किसकी है। मसलन नेक सीरत या खुशगुफ्तार। ये अल्फाज किसी की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये ना बताया जाए कि कौन नेक सीरत है या कौन खुशगुफ्तार है, ये फिक्रे अधूरे ही रहेंगे। चलें जी, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब वक्त है ये देखने का कि हमें समझ कितना आया है। मैं कुछ मिसालें पेश करूंगा और हमें मिलकर पहचानना है कि ये कौन सा मुरक्कब है। तो शुरू करें। पहली मिसाल है शहर लाहौर। जरा सोचिए, दो इस्म हैं और एक दूसरे से ताल्लुक जाहिर कर रहे हैं। ये कौन सी किस्म हो सकती है? बिल्कुल सही, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, क्योंकि ये शहर और लाहौर के दरमियान ताल्लुक बता रहा है, यानी लाहौर का शहर। अगली मिसाल देखते हैं, खूबसूरत बच्चा। यहाँ एक लफ्ज़ खूबी बता रहा है और दूसरा इस्म है। ये क्या लगता है? जी, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, क्योंकि खूबसूरत एक सिफ़्त है जो इस्म बच्चा की वजाहत कर रही है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये एक मुकम्मल जुमला है। आज सुबह सादिक का मंजर बहुत खूबसूरत था। क्या इस मुकम्मल जुमले में कोई नामुकम्मल मुरक्कब छुपा हुआ है? ज़रा गौर करें।
بالکل، یہ مثال بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے کہ مرکب کیسے کام کرتے ہیں۔ اس جملے میں صبح صادق یعنی سچی صبح خود ایک مرکب اضافی ہے جو ایک بڑے اور مکمل جملے کا حصہ بن کر اسے مزید گہرے معنی دے رہا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس علم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں جملے کی ساخت کو گہرائی میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب کوئی یہ پہچان سکتا ہے کہ کون سا حصہ نامکمل ہے تو وہ بہتر اور واضح جملے لکھنے اور بولنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسے یاد رکھنے کے لیے یہ 3 آسان قدم ہے۔ جب بھی کوئی فکرہ سامنے آئے تو سب سے پہلے خود سے پوچھیں کیا یہ مکمل ہے یا نامکمل؟ اگر نامکمل ہے تو اس میں کلیدی لفظ تلاش کریں، جیسے کوئی صفت، کوئی تعلق یا کوئی عدد، اور آخر میں اس کلیدی لفظ کی بنیاد پر مرکب کی قسم کا تعین کر لیں۔ آج کی اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگلی بار جب ہم اردو بولیں گے، سنیں گے یا پڑھیں گے تو کیا ان چھوٹے چھوٹے نامکمل مرکبات کو پہچان پائیں گے جو ہماری زبان کو خوبصورتی اور گہرائی بخشتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔